हेलो एंड वेलकम इन फार्मापीडिया क्लासेज। हम फार्माकोलॉजी का लेक्चर नंबर 37 पढ़ रहे थे। अभी तक 37 लेक्चर के ऊपर 4 पार्ट इसके आ चुके हैं। आज हम 5th वाला जो पार्ट है वो पढ़ेंगे। अपना ये जो टॉपिक है वो है जनरल फार्माकोलॉजी। तो इस 5th पार्ट के अंदर हम प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग के बारे में और हम बायो अवेलेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्लाज्मा प्रोटीन होते क्या हैं। उसके बाद हम देखेंगे इसका क्या रोल रहता है। तो देखो, ये स्टोमक के अंदर जब हम ड्रग लेते हैं तो ये आके यहाँ पे डिसइंटीग्रेट होती है, फिर इसका डिजोल्यूशन होता है, फिर इसका एब्जॉर्प्शन होता है, ब्लड के अंदर ये ड्रग आ जाती है इस टाइप से। फिर यहाँ से ये इसका क्या होता है, ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन होता है सेल, डिफरेंट सेल के अंदर। तो ये अपना ड्रग अपना एक्शन देती है। तो यहाँ पे जो ड्रग आएगी वो सिंगल ऐसे मॉलिक्यूल आएंगे इससे। पर अपने ब्लड के अंदर क्या प्लाज्मा प्रोटीन भी रहते हैं इस टाइप के। तो 4 टाइप के मेनली प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं, वैसे और भी टाइप हो सकते हैं बट हम मोस्टली 4 टाइप के प्लाज्मा प्रोटीन पढ़ते हैं। तो ये जो ड्रग है ये क्या करेगी, ये इस प्लाज्मा प्रोटीन पे भी बाइंड होती है और कुछ ड्रग फ्री रहती है। ये जो फ्री ड्रग है यही ड्रग क्या करेगी, अपना एक्शन देगी और इसी ड्रग का ही क्या हो जाता है, मेटाबॉलिज्म या फिर एलिमिनेशन होता है। पर जो ड्रग इस प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बॉन्ड बनाया है उस ड्रग का ना तो एक्शन आता है ना ही उस ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है। अगर कोई ड्रग एक बार प्लाज्मा प्रोटीन पे बाइंड हो गई तो यहाँ पे बाइंड होती रहती है, जब तक ये फ्री ना हो तब तक इसका एक्शन नहीं आएगा। हो गया कि सपोज करो कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन है सेल के, यहाँ पे 50% ड्रग यहाँ पे, 50% ड्रग यहाँ पे। यहाँ की जो 50% ड्रग है वो क्या कर रही है, वो प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड है और यहाँ की 50% ड्रग अपना एक्शन दे रही है। हुआ क्या, ड्रग ने एक्शन दिया, इस ड्रग का एलिमिनेशन हो गया। अब यहाँ पे हो गई 48%। तो ये वापस इक्विलिब्रियम कंडीशन आने के लिए तो यहाँ पे 49 इक्वल हो जाएगा, यहाँ एक और ड्रग चली जाएगी। तो इस तरह से क्या है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन रहती है, प्लाज्मा प्रोटीन से ड्रग निकलती जाती है, अपना एक्शन देती जाती है। तो प्लाज्मा प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन में, ड्रग के एक्शन में। कैसे है वो अभी फिर से हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। जैसे कि सपोज करो वॉरफ्रीन जो ड्रग है उसकी प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग कितनी, 90% है। आपने 100 mg वॉरफिन ड्रग दी तो 99% ड्रग तो इस प्लाज्मा प्रोटीन पे ही बाइंड हो गई। 1% जो ड्रग का मॉलिक्यूल था उसने अपना एक्शन दिया। जो सफिशिएंट जो वॉरफिन का एक्शन आता है वो इस 1% की वजह से आता है। तो माना कि ये एल्बुमिन प्रोटीन है, इसके ऊपर वॉरफिन 99% बाइंड हुई है, पर कुछ कमी की वजह से ऐसा है कि एल्बुमिन प्रोटीन थोड़ा कम बन गया, किसी इंसान ने ऐसी मेडिसिन ली, एल्बुमिन प्रोटीन ख़त्म हो गया। तो ये जो 99% है इसकी जगह सपोज करो अब 98% ही बाइंड हुई है और 1% एक बार और ड्रग रिलीज़ हो गई। तो यहाँ पे पहले 1% एक्शन दे रही थी ड्रग, अब यहाँ पे 2% ड्रग एक्शन देगी। 2% मतलब डबल एक्शन आ जाएगा, वॉरफिन के साइड इफेक्ट्स आ जाएंगे। तो अपने को 1% में सफिशिएंट एक्शन आ जाता है, पर जब 2% ड्रग पूरी पहुँच जाएगी तो अपने को साइड इफेक्ट आ जाएंगे, ब्लीडिंग हो जाएगी इंसान के अंदर। तो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग को देखते ही ड्रग को हम डिफाइन करते हैं अपना ड्रग की डोज कितनी होनी चाहिए। और प्लाज्मा प्रोटीन पे वो ड्रग बाइंड होती है जिसकी लाइपोफिलिसिटी अच्छी रहती है। ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन भी उसी ड्रग का होता है जिसकी लाइपोफिलिसिटी कितनी अच्छी होती है। लॉग पी की वैल्यू अगर 2 से ज़्यादा जिन ड्रग की रहती है वो प्लाज्मा प्रोटीन पे अच्छे से बाइंड हो जाती है। उन्हीं ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छे से होता है। अगर किसी ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है ज़्यादा है तो याद रखना प्लाज्मा प्रोटीन हमेशा क्या बाइंडिंग उसकी हमेशा कम हो गई। किसी ड्रग का प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ज़्यादा है तो उसका ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा। ये दोनों एक दूसरे से इनवर्स इनका रिलेशनशिप है। अब यहाँ पे मैंने प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में बताया है। 4 टाइप के मोस्टली प्लाज्मा प्रोटीन रहते हैं। एक होता है एल्बुमिन, दूसरा है अल्फा एसिटिक ग्लाइकोप्रोटीन, तीसरा है अल्फा 1 ग्लोबुलिन, चौथा है अल्फा 2 ग्लोबुलिन, पांचवा है गामा ग्लोबुलिन जो हम एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन जो इम्यूनिटी में पढ़ते हैं, जो यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी आप याद रखो। तो जैसे एल्बुमिन प्रोटीन है, ये प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल रहता है अपने बॉडी के ये ब्लड के ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए। सबसे ज़्यादा एल्बुमिन पाया जाता है, तो ये आपको याद रखना है। सपोज करिए एल्बुमिन है इस टाइप का, इसके ऊपर ऐसी 4 बाइंडिंग साइड रहती है। स्टार्टिंग में साइंटिस्ट लोगों ने देखी मोस्टली जो ड्रग है इन 4 पे ही बाइंड होती है। तो पहले बार देखा कि साइंटिस्ट ने वॉरफ्रिन इस जगह पे बाइंड हो रही है, दूसरा साइड है उस पर साइंटिस्ट ने देखा डाइजीपाम ड्रग बाइंड हो रही है, तीसरी साइड में साइंटिस्ट ने देखा डिजोक्सिन ड्रग बाइंड हो रही है, चौथी साइड पे कौन सी हो रही है, टेमोक्सिफेन हो रही है। तो इन्हीं ड्रग इनिशियल जिन ड्रग की स्टडी हुई थी उन्हीं की बेसिस पे इन प्रोटीन की बाइंडिंग साइड के नाम दे दिए। फर्स्ट साइड है तो मतलब वॉरफ्रिन साइड है, सेकंड मतलब डाइजीपाम की, थर्ड है डिजोक्सिन की, फोर्थ है टेमोक्सिफेन की। अब कोई न्यू ड्रग है सपोज करो वो भी बाइंड हो रही है फर्स्ट साइड पे, तो हम क्या बोलते हैं पहली वाली जो ड्रग है ये बाइंड हो रही है किस साइड पे, वॉरफ्रिन वाली साइड पे। एक और रिसर्च ड्रग हुई उसने पता चला वो यहाँ पे बाइंड हो रही, तो हम बोलते हैं वो डाइजीपाम वाली साइड पे वॉरफ्रिन ये एल्बुमिन प्रोटीन पे बाइंड हो रही है।
तो ये ड्रग हमेशा कंट्रा इंडिकेट है कि कहाँ पे, डाइज़ेपाम के साथ। क्यों? क्योंकि अगर डाइज़ेपाम किसी आदमी ने ली, उसकी ड्रग यहाँ पे बाइंड है, अगर इसे ये ड्रग भी साथ में देंगे तो ये ड्रग क्या करेगी, इसको रिप्लेस कर लेगी। ये रिप्लेस होगी तो डाइज़ेपाम की टॉक्सिसिटी हो जाएगी। बहुत सारी ड्रग है जो वॉरफिन की बाइंडिंग की साइड पे बाइंड हो जाती है, एसिडिक ड्रग, तो हम उसको वॉरफिन के साथ नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि अगर वो ड्रग देंगे तो वॉरफिन को यहाँ से रिप्लेस करेगी, वॉरफिन की क्या हो जाएगी, टॉक्सिसिटी हो जाएगी। तो इसीलिए आपको याद रखना है, पहली जो साइड एल्बुमिन की वो वॉरफिन की, दूसरी साइड है डाइज़ेपाम की, तीसरी है डिजॉक्सिन की, चौथी है टैमोक्सिफेन की। और इसके ऊपर क्वेश्चंस आया हुआ है, कन्फ्यूजन हो जाता है कि भाई कौन सी ड्रग कहाँ पे बाइंड होती है। तो चारों ड्रग के नाम याद रखने हैं आपको। अगर भूल जाओ, कई बार कन्फ्यूजन होता है, सेकंड डाइज़ेपाम है, डाइजॉक्सिन है, ये कन्फ्यूजन हो जाता है। तो देखो डाइज़ेपाम में अगर आपने डिक्शनरी देखी होगी तो उसमें जो डिक्शनरी का जो ऑर्डर रहता है, पहले ए वाली मीनिंग आती है, बी वाली मीनिंग आती है, इसी तरह सी वाली, फिर इनका सब क्लासिफिकेशन रहता है। जैसे DI, डाइज़ेपाम और डिजॉक्सिन दोनों DI है, फिर यहाँ A आता है, तो A अल्फ़ाबेट में पहले आता है, तो यहाँ साइड भी सेकंड नंबर की है, और यहाँ G बाद में आता है, तो हमने साइड 3 दे दी डिजॉक्सिन की। इस तरह से मैंने याद रखा था। अब एल्बुमिन पे वो ड्रग बाइंड होती है जो एसिडिक नेचर की रहती है, जैसे कि पेनिसिलिन है, या फिर और भी बहुत सारे एसिडिक ड्रग है, वॉरफिन खुद है, तो वो सारी ड्रग कहाँ बाइंड होती है, एल्बुमिन पे। याद रखना, एसिडिक ड्रग। अब दूसरा जो अपना प्लाज्मा प्रोटीन, इसका नाम है अल्फा एसिडिक ग्लाइकोप्रोटीन। इसके ऊपर जो ड्रग बाइंड होती है वो बेसिक नेचर की रहती है, और बेसिक ड्रग बहुत सारी एंटी हिस्टामिनिक वाली ड्रग है। मैक्सिमम जो ड्रग रहती है नाइट्रोजन कंटेनिंग वाली, वो बेसिक ड्रग ही रहती है, जैसे अपना एट्रोपिन वगैरह, वो सब ड्रग अल्फा एसिडिक ग्लाइकोप्रोटीन में बाइंड होती है। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि अल्फा 1 ग्लोबुलिन प्रोटीन, उस पर कौन सी ड्रग बाइंड होती है, तो स्टीरॉइड, जितनी भी अपने बॉडी के अंदर स्टीरॉइड बनते हैं वो, या फिर बाहर से हम कोई स्टीरॉइड ड्रग लेते हैं, सारे अल्फा ग्लोबुलिन प्रोटीन पे बाइंड होते हैं। सीधा सीधा एग्जाम क्वेश्चन आता है कि स्टीरॉइड कौन सी प्लाज्मा प्रोटीन में बाइंड होता है, तो वह अल्फा ग्लोबुलिन। फिर अल्फा 2 ग्लोबुलिन, इसके ऊपर विटामिन, फैट सोल्यूबल जो विटामिन है, विटामिन A, D, K, E, ये सारे फैट सोल्यूबल विटामिन, ये सारे बाइंड होते हैं अल्फा 2 ग्लोबुलिन पे। तो ये अल्फा 2 है, याद रखना, कन्फ्यूजन हो जाएगा अल्फा 1 पे कौन होता है, अल्फा 2 पे कौन होता है। तो अल्फा 1 पे स्टीरॉइड, अल्फा 2 ग्लोबुलिन पे ADKE। फिर एक गामा ग्लोबुलिन है, इसके ऊपर एंटीजेंस बाइंड होते हैं। आपने एंटीबॉडी देखी होगी, तो एंटीबॉडी जितनी भी रहती है वाई शेप की एंटीबॉडी, वो सारी एंटीबॉडी क्या रहती है, वो गामा ग्लोबुलिन है, और उसी के एंटीजन बाइंडिंग साइड पे एंटीजेंस बाइंड होते हैं, और ये एक्टिव हो जाती है एंटीबॉडी, और इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैंने ये नाम मिलते जुलते तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब हम पढ़ेंगे बायो अवेलेबिलिटी के बारे में। ये जो बायो अवेलेबिलिटी है, इसका मतलब क्या है, पहले तो हम ये जानते हैं। तो बायो अवेलेबिलिटी का मतलब ये है कि अगर हमने IV रूट को छोड़ के अगर किसी अदर डोजेज फॉर्म में अगर हम कोई ड्रग दे रहे हैं, जैसे कि ओरल में आपने 100 mg कोई ड्रग दिए, वो ड्रग अपने अनचेंज कंडीशन में सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर, मतलब ब्लड के अंदर कितनी पहुंची, अगर वो 80 mg पहुंची तो इसका जो बायो अवेलेबिलिटी कितनी, 80% है। अगर यही 100 में से ये ड्रग 40 mg पहुंच रही है अपने ब्लड के अंदर सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर, तो उसको हम बोलेंगे 40 mg इसकी बायो अवेलेबिलिटी है। मतलब आपने कितनी ड्रग दी और आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन कितनी पहुंची, क्योंकि कई बार ड्रग पूरी एब्जॉर्ब नहीं होती, कई बार ड्रग का मेटाबॉलिज्म अपना पहले ही हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं ना कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। तो उस ड्रग का फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो जाता है। तो बायो अवेलेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डोज कैलकुलेशन करने के लिए अगर आपको पता है कोई ड्रग है, अगर उसके 500 mg डोज दे रहे हैं, तो 500 mg के अंदर अपने 300 mg अंदर पहुंच रही है और 300 mg एक्शन दे रही है, तो उस बेसिस हम कैलकुलेशन करते हैं अपने को कितनी डोज बढ़ानी है, कितनी कम करनी है, किस रूट में। जैसे IV में हमेशा जो डोज होती है कम रहती है कंपेयर टू ओरल रूट और या फिर अदर रूट, क्योंकि IV में हम डायरेक्टली ब्लड के अंदर ही इंजेक्शन डाल रहे, तो IV की जो बायो अवेलेबिलिटी है वो क्या रहती है, 100%। तो अभी हमने पार्ट जो अपना थर्ड पढ़ा था, उसमें मैंने आपको बताया था एक एग्जाम्पल देके, पार्ट 4 के अंदर जब हम वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे थे, तो वो मैंने फ्रिक्शन बताया था, बायो अवेलेबिलिटी फ्रिक्शन निकालते हैं हम जब कोई अलग रूट देते हैं, जैसे ओरल है हम, या फिर अपना टॉपिकल रूट है, या फिर अदर कोई भी रूट है जिसमें हम डोजेस फॉर्म देते हैं। तो वहाँ पे हमें VD कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको बताया था, ऊपर अपना ये डोज रहता है, नीचे प्लाज्मा कंसंट्रेशन, यहाँ पे मैंने F लिखा था। F क्या है, बायो अवेलेबिलिटी फ्रिक्शन। तो वो ऐसे निकालते हैं, देखो कितनी डोज थी, 100 mg डोज थी, तो 100 mg डोज थी, तो 100 mg कितनी पहुंची, 70, तो इसका 0.7 जो आ रहा है ये क्या आएगा, इसकी बायो अवेलेबिलिटी फ्रिक्शन है। ये मल्टीप्लाई करते हैं वहाँ पे फॉर्मूले के साथ।
तो इस तरह से आपको बायो अवेलेबिलिटी के बारे में पता चल गया। वैसे बायोफार्मास्यूटिक्स में हम डिफरेंट टाइप की बायो अवेलेबिलिटी जो चेक करने के मेथड्स है उसके बारे में देखेंगे, और वहाँ हम बायो इक्विवेलेंस भी देखेंगे, उस दोनों में क्या डिफरेंस है, ये चीज़ें भी हम बायोफार्मास्यूटिक्स में देखेंगे। अभी हम जनरल फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आपको टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम आगे अपना जो बचा हुआ पोर्शन है मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन, फिर हम फार्माकोडायनेमिक पढ़ेंगे। तो आप मेरे वीडियो को देखो, शेयर करो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।